हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस सेल्डर के अटैक की वजह से मिज़ुरु और युनची दोनों उस मिस्टिक फ्लाइंग बीस्ट से नीचे गिर गए थे। लेकिन युनची ने यहाँ पे जैस्मीन की मदद लेते हुए उसकी मिस्टिक पावर का यूज करके जैस्मीन को किसी तरह से नीचे गिरने से बचा लिया था। लेकिन इस समय वो खुद नीचे गिरकर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मिज़ुरु को हील करने के बावजूद भी युनची हील नहीं हो रहा था। इसलिए मिज़ुरु यहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए युनची के कंधे पे सर रखते हुए उससे कहते हैं, युनची प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने मुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं वाकई एक यूजलेस पर्सन हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और इसी तरह से मिज़ुरु न जाने यहाँ पे क्या क्या बोले जा रही थी। पर थोड़ी देर बाद अचानक युनची वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए मिज़ुरु से कहता है, सीनियर आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। युनची को जागे हुए देखकर मिज़ुरु जल्दी से उठते हुए उससे पूछते हैं, युनची क्या हुआ था तुम्हें, तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। जिस पर युनची उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो बस मैंने अपनी मिस्टिक पावर का यूज अपनी लिमिट से ज्यादा कर लिया था, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। पर अब 3 दिन तक मैं बिल्कुल भी अपनी मिस्टिक पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा। युनची की यह बात सुनकर मिज़ुरु खुद आगे बढ़कर उसे वहां से उठाने की कोशिश करती है, जो देखकर युनची मिज़ुरु से पूछता है, सीनियर आप मेरे लिए रो क्यों रही थी। जिस पे मिज़ुरु यहाँ पे अपनी बात बदलते हुए उससे कहती है कि तुम इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछते हो। और ये कहते हुए मिज़ुरु का फेस एक बार फिर से शर्म से लाल हो गया था। और युनची यहाँ पे दोबारा मिज़ुरु से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उन दोनों को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है। और ये एहसास होते मिज़ुरु अपनी सोड को बाहर निकालते हुए युनची के सामने आके खड़ी हो गई थी, जो देखकर युनची मिज़ुरु को बताता है कि ये एक इंटरफेस रियलम के 7th लेवल की डिमोनिक बीस्ट का ऑरा लग रहा है। और ये कहते हुए युनची भी वहाँ पे किसी तरह से खड़ा हो जाता है। और तभी हम वहाँ पे 2 छोटे बच्चों को देखते हैं, जिनके पीछे वही 7th लेवल का डिमोनिक बीस्ट पड़ा हुआ था। और उस डिमोनिक बीस्ट से बचते हुए वो दोनों छोटे बच्चे वहाँ पे काफी तेजी से भाग रहे थे। लेकिन अचानक ही वो छोटी लड़की लड़खड़ा के वहीं पे गिर गई थी, जो देखकर उसका भाई उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब तक वो डिमोनिक बीस्ट उनके काफी करीब आ चुका था, जो देखकर तो उन दोनों बच्चों ने डर के मारी अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। पर वो डिमोनिक बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही ज़ुरु ने वहाँ आते हुए अपनी सोर्ड से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर उस बीस्ट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उस डिमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे जोर जोर से रोर करते हुए अपने सभी साथियों को भी बुला लिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन डिमोनिक बीस्ट के पूरे जोड़ ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर मिज़ुरु भी थोड़ा डर गई थी, क्योंकि वो भी अकेली एक साथ इतने सारे डिमोनिक बीस्ट का सामना नहीं कर सकती थी। पर अभी वो डिमोनिक बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही अचानक ही वहाँ पे हेवन मिस्टिक रियलम के ड्रैगन का ऑरा फैलने लगता है, जिसे महसूस करते ही वो सभी डिमोनिक बीस्ट वहाँ से डर के मारे भाग गए थे। और असल में ये कमाल युनची ने ही अपनी ड्रैगन पिल से किया था, लेकिन वो यहाँ पे मिज़ुरु से झूठ बोलते हुए कहता है कि ये डिमोनिक बीस्ट इस पिल की एनर्जी से ही डर के भाग गए। और तभी उन दोनों की नजर वहाँ पे उन्हीं दोनों छोटे बच्चों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते हुए मिज़ुरु उनसे पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना। जिसपे वो दोनों छोटे बच्चे, जिनका नाम फेंग जियान और फेंग जुनर था, और वो दोनों फिनिक्स क्लैन के डिसेंडेंट थे, वो दोनों खड़े होकर मिज़ुरु को ग्रीट करते हुए कहते हैं, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। और उसी के साथ वो दोनों मिज़ुरु को उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, जो देखकर मिज़ुरु उन दोनों से पूछती है, क्या तुम दोनों यहाँ किसी आसपास के गाँव में रहते हो। जिसपे फेंग जियान एक तरफ इशारा करते हुए मिज़ुरु को बताता है कि हम लोग इन माउंटेन्स के पीछे रहते हैं। ये सुनकर मिज़ुरु भी खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें आज रात गुजारने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। इसलिए वो दोनों फेंग जियान के साथ उसके गांव की तरफ निकल गए थे। पर जब वो लोग उसके गांव के आउटर एरिया में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए उनके गांव के गार्ड ने अचानक ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। पर मिज़ुरु ने यहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उन गार्ड्स के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जो देखकर युनची भी यहाँ पे अलर्ट होते हुए अपनी पॉइजनस गन को भी बाहर निकाल लेता है। पर अब की बात, जैसे ही उन गार्ड्स का लीडर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए सामने आता है, तो फेंग जियान भागकर उसके पास जाते हुए उसे कहता है, फेंग शिशु ये बुरे लोग नहीं है, बल्कि इन्होंने तो आज हमारी उन डिमोनिक बीस्ट से जान बचाई थी। और अभी फेंग जियान उन्हें ये सब बता ही रहा था। और तभी वहाँ पे फेंग जियान का पिता फेंग बाई हुआन भी आ गया था, जो कि फिनिक्स क्लैन का लीडर भी था। और अपने पिता को वहाँ देखते ही फेंग जियान और फेंग जुनर दोनों खुश होकर भागते हुए अपने पिता के पास चले जाते हैं। और उन दोनों ने वहाँ पे अपने पिता को सारी बात भी बता दी थी, जिसके बाद फेंग बाई हुआन भी उन दोनों को अपने क्लैन की तरफ ले जाने लगा था। और रास्ते में वो उन दोनों को अपने क्लैन के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारा क्लैन यहाँ पे पिछली न जाने कितनी सदियों से रह रहा है, पर आज तक हमारे क्लैन में कोई भी बाहर वाला नहीं आया। पर आप लोग दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, आप लोगों ने मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, उसके लिए मैं और मेरा क्लैन हमेशा आपके आभारी रहेंगे। जिसपे मिज़ुरु उससे कहती है कि आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, इन बच्चों की जान बचाना तो हमारा फर्ज था। मिज़ुरु की ये बात सुनकर फेंग जियान एक्साइटेड होते हुए उसे बताता है, सीनियर सिस्टर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपने किसकी जान बचाई है, आगे चलकर मैं ही अपने क्लैन का लीडर बनने वाला हूँ, और मेरी ये छोटी बहन भी आगे चलकर। और इससे आगे फेंग जियान कुछ कह पाता उससे पहले उसके पिता ने उसे गुस्से से देखते हुए चुप करा दिया था, जो देखकर मिज़ुरु और युनची भी समझ गए थे कि जरूरी ये उनके क्लैन का कोई सीक्रेट होगा, जिसे वो हमें नहीं बताना चाहते होंगे। और तभी देखते ही देखते वो लोग एक जगह पे आके रुक गए थे, जहाँ पे फेंग बाई हुआन फेंग शिशु को इशारे से आगे जाने के लिए कहता है। और जैसे फेंग शिशु वहाँ से थोड़ा आगे जाता है, तो वहाँ पे फेंग जुनर अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए एक बैरियर पोर्टल को ओपन करती है। और इसी बैरियर पोर्टल के दूसरी तरफ उनका क्लैन रहा करता था, इस पूरी दुनिया की नजरों से छुपकर। उसके बाद वो सभी लोग एक एक करके उसी बैरियर पोर्टल के अंदर चले
चले जाते हैं और उस बैरियर पोर्टल से होते हुए वो लोग सीधा फीनिक्स विलेज में आ गए थे। और फीनिक्स विलेज को यहाँ पे बिल्कुल 10,000 बीस्ट माउंटेन के बीचों बीच ही बनाया गया था। वही इस गाँव में आते यूनची को बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आने लगी थी, जिसे महसूस करके यूनची जैस्मीन से पूछता है, मास्टर मुझे ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है और इस गाँव के लोग तो और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इन सभी गाँव वालों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है वो भी सिर्फ बिगनिंग फेस मिस्टिक रियलम के 10th लेवल पे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सभी गाँव वालों ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। जिसपे जैस्मीन को सोचते हुए उससे कहते हैं कि मुझे तो ये बात उससे भी ज्यादा बड़ी लग रही है, मुझे यहाँ पे एक रियल फीनिक्स का ऑरा महसूस हो रहा है। जैस्मीन की ये बात सुनते यूनची को भी एक झटका लगता है और वो चौंकते हुए जैस्मीन से कहता है, क्या आप उसी लेजेंडरी एंशिएंट मिथिकल बीस्ट फीनिक्स की बात कर रही है? फिर जैस्मीन उससे कहती है, हाँ अब मैं समझी कि आज तक कोई और डेमोनिक बीस्ट यहाँ तक क्यों नहीं आ पाया और क्यों ये लोग दुनिया की नजरों से छुप कर रहते हैं। अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो इस गाँव के लोग एक गार्डियन फैमिली है जो कैसल में इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। जिसपे यूनची भी सारी बातों को याद करते हुए कहता है, तो इसलिए इन लोगों ने अपने गाँव के बाहर एक शील्ड लगाई हुई थी ताकि कोई भी बाहर वाला यहाँ इंटर ना कर सके। और इन बातों के दौरान ही वो सभी लोग एक घर के पास आके रुक गए थे, जहाँ पे बाई हुआन यूनची और मिज़ुरू के पास आते हुए कहता है कि आप दोनों यहाँ पे बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, इसलिए आप दोनों अपने रूम में जाकर रेस्ट कर लें। और ये कहकर बाई हुआन उन दोनों को रेस्ट करने के लिए एक अलग घर में ले आता है और बाई हुआन उन दोनों को वहाँ पे कहता है कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिला झिझक हमें बता देना। जिसपे मिज़ुरू बाई हुआन को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, जो देकर बाई हुआन भी उन दोनों को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर यूनची उसे रोकते हुए उससे पूछता है, क्या आपकी फैमिली बचे हुए फीनिक्स रिमेन्स की गार्डियन फैमिली है? यूनची की ये बात सुनते ही फैन बाई हुआन को एक झटका लगता है, पर वो उसे कुछ कहे बगैर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जो देखकर यूनची भी मिज़ुरू को वही रुकने का बोलकर खुद बाहर आ गया था, जहाँ बाई हुआन बाहर खड़ा होकर उसी का ही वेट कर रहा था। वो यूनची को बाहर आते हुए देखकर उससे कहता है, तो तुम भी यहाँ पे उसी के लिए आए हो? मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि तुम्हारे भी यहाँ आने के पीछे का मकसद उसी 10,000 बीस्ट माउंटेन में जाने का होगा। जिसपे यूनची उसे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं और मेरी सीनियर तो हम दोनों यहाँ पे गलती से आए थे। जिसपे बाई हुआन एक तंजीह स्माइल करते हुए उससे कहता है, हो सकता है ये सब बस एक इत्तेफाक हो, पर यह भी हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ आने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हो। जिसपे यूनची उससे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो आपके कहने का मतलब है कि हमें पहले से ही पता था कि आपके बच्चे वहाँ पे आने वाले हैं और इस तरह उनके पीछे डिमोनिक बीस्ट भी पड़े हुए होंगे। और आज शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से मैं खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे यहाँ आने के पीछे कोई मकसद होगा। वहीं मिज़ुरू भी रूम के अंदर खड़ी होकर उन दोनों की ये सारी बातें सुन रही थी और तभी यूनची बाई हुआन से कहता है कि अगर मेरे यहाँ आने के पीछे कोई मकसद होता तो मैं इस तरह से डायरेक्टली आपसे इसके बारे में नहीं पूछता। जिसपे बाई हुआन सीरियस होते हुए उससे कहता है कि हो सकता है तुम जो कह रहे हो वो सब सच हो, पर वो सब सच हो या ना हो, हकीकत ये है कि अब तुम यहाँ आ चुके हो। पर मेरी एक बात याद रखना, भले ही तुम यहाँ आ गए हो पर तुम यहाँ से चाहकर भी कुछ भी नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि हम उसकी रक्षा अपनी जान देकर भी करेंगे। जिसपे यूनची उसी 10,000 बीस्ट माउंटेन की तरफ देखते हुए कहता है, आप उसी फीनिक्स ट्रेजर की रक्षा करने की बात कर रहे हैं ना? मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आने के बाद भी उस माउंटेन के सामने लगी हुई फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। उस ट्रेजर के लिए यहाँ पे किसी भी पर्सन का आना बेकार है। यूनची की यह बात सुनते ही बाई हुआन को एक बार फिर से झटका लगता है और वो चौंकते हुए यूनची से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे बाई चांस आए हो तो जितना हो सके अपना ख्याल रखना। जिसपे यूनची उससे कहता है, सच में एक बात तो तुमसे पूछने भूल ही गया, तुम्हारी गार्डियन फैमिली में से कोई भी बिगनिंग फेस रियलम से ऊपर क्यों नहीं है? आखिर इतनी मामूली पावर के साथ तुम लोग उस फीनिक्स ट्रेजर की रक्षा कैसे करोगे? जिसपे बाई हुआन थोड़ा सैड होकर वहाँ से जाते हुए यूनची से कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ जब तुम रिकवर हो जाओ तो चुपचाप खुद ही यहाँ से चले जाना। और तभी मिज़ुरू भी बाहर आते हुए यूनची से पूछती है, क्या तुम लोग उसी मिथिकल एंशिएंट बीस्ट फीनिक्स के बारे में बात कर रहे थे? पर मैंने तो सुना था कि एंशिएंट टाइम में वो मिथिकल बीस्ट शेनहुआंग एम्पायर में रहा करते थे, तो फिर इन लोगों को उस मिथिकल बीस्ट से क्या ताल्लुक है और ये लोग खुद को उसका गार्डियन क्यों बोल रहे हैं? जिसपे यूनची भी यहाँ पे मिज़ुरू की बात को टालते हुए कहता है कि काफी रात हो गई है, मुझे तो अब बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और ये कहकर यूनची मिज़ुरू को भी सोने का कहकर खुद भी अपने रूम में चला गया था सोने के लिए। जिसपे मिज़ुरू भी भागकर उसके पीछे जाकर यूनची को गुदगुदी करने लगी थी और वो दोनों इसी तरह से वहाँ पे मजे करने लगे थे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूनची अब धीरे धीरे उन गाँव वालों में घुलने मिलने लगा था। इवन बाई हुआन के बच्चों के साथ तो यूनची की बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन इस पूरे टाइम में बाई हुआन भी चुपके से यूनची के ऊपर पूरी नजर रखे हुए था। लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी यूनची के ऊपर शक खत्म होने लगा था, क्योंकि यूनची के आने के बाद से उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद हमें 10,000 बीस्ट माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही टेढ़ा एल्डर अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को भी अपने साथ ले आया था और उस ग्रुप का लीडर एल्डर ज़ाओ को बताता है कि एल्डर ज़ाओ ये जगह उस 10,000 बीस्ट माउंटेन की बिल्कुल बीचों बीच की जगह है और यहीं पे ही वो मिस्टीरियस फॉरबिडन फॉर्मेशन लगी हुई है, जिसकी वजह से कोई भी इस 10,000 बीस्ट माउंटेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता और एक मिस्टिक बीस्ट तो इस जगह के 100 मील के एरिया के अंदर भी नहीं आता। उस लीडर की ये बात सुनकर एल्डर ज़ाओ भी यहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उस फॉरबिडन फॉर्मेशन को चेक करने लगता है, जो देखकर वो एक नेवल स्मेल करते हुए कहता है, तो इसका मतलब है वो अफवाह सच है कि यहाँ इस 10,000 बीस्ट माउंटेन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेजर मौजूद है, जिसकी रक्षा गार्डियन फैमिली कर रही है। और ये कहकर एल्डर ज़ाओ उसी ग्रुप लीडर से पूछता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं जिन लोगों का पीछे कर रहा था वो लोग इसी गार्डियन ट्राइब में छुपे हुए हैं, जिसपे डार्क इवल ट्रूप का वो लीडर जिसका नाम जोंग लाओ
सेंट था। वो एल्डर जाओ से कहता है, एल्डर जाओ क्या आपको मेरी पावर्स के ऊपर यकीन नहीं है? और ये कहकर वो दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए एल्डर जाओ को बताता है कि वो लड़का और लड़की और उनके साथ 2 बच्चे भी थे, वो सभी लोग इसी गार्डियन ट्राइब के अंदर गए हैं। इस पे एल्डर जाओ वहाँ पे अनाउंस करते हुए डार्क इवल ट्रूप्स के लोगों से कहता है कि अब हमारा मिशन चेंज हो गया है, कि अब हमें उस लड़के यूनची को पकड़ने के साथ साथ इस 10,000 बीस्ट माउंटेन के अंदर मौजूद टायर को भी ढूंढना होगा। जिसपे डार्क इवल ट्रूप के सभी लोग एल्डर जाओ के सामने झुकते हुए उससे कहते हैं ओके मास्टर। उसके बाद हमें दोबारा यूनची के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिज़ुरू यूनची की इंजरी को देखते हुए कहती है, जूनियर यूनची तुम्हारी इंजरी तो वाकई काफी जल्दी ठीक हो गई। जिसपे यूनची यहाँ पे एक बार फिर से अपनी तारीफ करते हुए कहता है, सीनियर शायद आप भूल रही है कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी हूँ। यूनची की यह बात सुनकर मिज़ुरू पहले तो स्माइल करती है, लेकिन तभी अचानक ही वो सीरियस होते हुए यूनची से कहती है, जूनियर यूनची मुझसे प्रॉमिस करो कि अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। जिसपे यूनची भी थोड़ा सीरियस होते हुए उससे कहता, नहीं अपनी इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। पिछली बार भी मैं गलती कर बैठा था, पर मेरी इस लाइफ में जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनमें कुछ भी नहीं होने देने वाला, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और ये कहते हुए यूनची को अपनी पिछली लाइफ वाली गर्लफ्रेंड की भी याद आने लगी थी, जिसने यूनची को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। वहीं मिज़ुरू जो काफी गौर से यूनची की बातें सुन रही थी, वो यूनची से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उन्हें बाहर से चलाने की आवाजें आने लगती है, जिन्हें सुनकर वो दोनों भी जल्दी से बाहर देखने के लिए जाते हैं। और जब वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।